हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर में कोई कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको पता नहीं है। बस उसमें सिर्फ टचअप देना है, मतलब ये सारी बातें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये कहता है कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम, हमारा जो पूरा सिस्टम है, सराउंडिंग है, ये पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है और ये कॉम्प्लेक्स वेब है। मतलब कि ये सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि एनिमल्स, ह्यूमंस, आपका प्लांट्स, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। और ये सब जरूरी है फॉर आर ओन एग्जिस्टेंस। ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एयर वी ब्रीथ एंड वाटर वी ड्रिंक एंड सॉइल। यानी कि ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो एयर है, ये प्लांट, ये जो एयर है, ये कहीं ना कहीं एयर की क्वालिटी, ये हमारा इकोसिस्टम बहुत अच्छी करता है। इसके अलावा वाटर की क्वालिटी अच्छी करता है। इसके अलावा जो सॉइल है वो हमेशा बनाता रहता है ताकि हम अपनी क्रॉप्स पैदा कर सके। फॉरेस्ट जो होता है वो इस इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी पूरा सिस्टम मेंटेन रहे। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है? इट देखो, डाइवर्सिटी मतलब होती है वैरायटी। डाइवर्सिटी को अगर हम मतलब देखें तो वैरायटी। और अगर ये वैरायटी बायोलॉजिकल लेवल पे है, मतलब लिविंग लेवल पे है, लिविंग लेवल मतलब कि प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, ह्यूमन में है, तो ये कहलाएगी ये वैरायटी कहलाएगी बायो वैरायटी या बायोडाइवर्सिटी। तो इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगा कि इसका ये रेफर करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को। वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एट इट्स लेवल, इट्स ऑल लेवल फ्रॉम जीन टू इकोसिस्टम। मतलब कि ये जो वैरायटीज हैं ये हमारे अर्थ पे हर एक लेवल पे, यानी कि माइक्रो लेवल पे भी, हमारे मैक्रो लेवल पे, मैक्रो मतलब कि प्लांट्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, उस लेवल पे भी जो डाइवर्सिटी है वो इसमें इंक्लूड होती है। और यहाँ पर जीन से लेके इकोसिस्टम, जीन्स मतलब कि कितनी वैरायटी है, कितनी, मतलब अगर हम देखें कि जैसे अगर हम देखें कि गुआवा, गुआवा जो है, अमरूद जो है, उसी की बहुत सारी वैरायटीज है। मैंगो, उसी की बहुत सारी वैरायटीज है। तो वैरायटी अलग अलग क्यों? क्योंकि जीन अलग अलग है। जीन अलग अलग है यानी कि वो पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है, जो वैरायटी होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, वो आपके जीन से लेके इकोसिस्टम तक वेरी करती है। ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी भर भर के है, हर एरिया में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फॉरेस्ट में, आप और इकोसिस्टम में तो हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। इवन हम जो देख चुके हैं कि हमारे इंडिया जो है ऑलरेडी डाइवर्स कंट्री है। इसका जो 8% है वो टोटल नंबर, इट हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच इज एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन इन द वर्ल्ड। मतलब कि हमारे पास दुनिया की 8% इस टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है, जो कि 1.6 मिलियन है। दैट इज अ पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब कि हो सकता है कि 2 या 3 गुना हो, जो कि अभी नंबर हमें अभी अभी डिस्कवर नहीं किया गया। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो जो बायोडाइवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के लिए, इंटरडिपेंडेंसी के लिए, और स्पीसीज के को के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस, जो हमारा फॉरेस्ट है वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारे लिविंग सिस्टम, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो और ये इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन होता है फॉरेस्ट में। इसके अलावा एन इकोसिस्टम इज ए होम टू मैनी स्पीसीज। अगर इकोसिस्टम बैलेंस है तो जो लिविंग सिस्टम है वो, उसकी एक दूसरे पे जो इंटरडिपेंडेंसी है वो मेंटेन रहेगी, और कहीं ना कहीं वो किसी भी इकोसिस्टम को बनाए रखेगा। फ्रॉम लाइकेन टू बैनियन ट्री, मतलब कि अगर हम बात करें, लाइकेन जो स्मॉलेस्ट थिंग जो है प्लांट में बहुत सबसे छोटा फॉर्म है, और जो बैनियन है वो एक बरगद का पेड़ इतना बड़ा वाला जो है, यानी कि कहीं ना कहीं सभी के एग्जिस्टेंस के लिए ये इकोसिस्टम मेंटेन होता है या जरूरी होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी, ऑल द स्पीसीज आर इंटरडिपेंडेंस फॉर देयर सर्वाइवल, और सभी स्पीसीज एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो है एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो है, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी। देखो हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये कहीं ना कहीं जो एयर है, ये प्लांट्स हमारे, हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, स्पेशली प्लांट्स जो है हमारी एयर, हमारे वाटर, हमारे सॉइल की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, तो इनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये मेंटेन किए जाते हैं पर्टिकुलरली प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू, प्लांट्स और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इसके अलावा हमें वुड, रबर, मेडिसिन, डाइज और ये सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये हम सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इनेबल्स द रिक्रिएशनल, कल्चरल एंड साइंटिफिक ग्रोथ थ्रू द टूरिज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिसिन। और ये जो डाइवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स, हमारे जो है साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को भी जो है अफेक्ट करती है। इसके अलावा हम इनको बढ़ाते हैं हमारे टूरिज्म सेक्टर के थ्रू, हमारे स्पिरिचुअलिटी सेक्टर के थ्रू और हमारे मेडिसिनल सेक्टर्स के थ्रू, मतलब कि हम इनसे बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो रिसीव करते हैं। अब जो है बात करते हैं आईयूसीएन की। आईयूसीएन स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के काम करती है, और इसने जो है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें नॉर्मल, वल्नरेबल, एंडेमिक, एंडेंजर्ड, रेयर और एक्सटिंक्ट स्पीसीज को इंक्लूड किया है। यहाँ पर जो है नॉर्म, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल मतलब कि जिसका जो अमाउंट है, जिसका जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो इनफ है। ठीक है, द पॉपुलेशन जो है उनकी इनफ है फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे साल, पाइन, रोडेंट्स एंड कैटल्स आर नॉर्मल स्पीसीज। वल्नरेबल जो है वो स्पीसीज जो कि बहुत तेजी से घट रही हैं, species which are rapidly declining and likely to become endangered in near future। तो जो vulnerable है वो कहीं ना कहीं अभी रैपिडली डिक्लाइन हो रही है और नियर फ्यूचर में वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी, जैसे एशियाटिक एलिफेंट है, ब्लू शिप है। एंडेमिक जो होती हैं ऐसी स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, स्पीसीज विच आर कन्फाइंड टू ए सर्टेन एरियाज आइसोलेटेड बाय नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो देखो, अगर आप देखोगे कि कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कंगारू जो है, कंगारू जो होते हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया रीजन में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया जो एरिया था वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड से अलग थलग हो गया था, ठीक है, बाय द अदर फैक्टर्स, बाय द ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो इसीलिए जो कंगारू थे वो उस पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड हो गए, उस पर्टिकुलर एरिया में ही रह गए। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड जो होते हैं जो कि जिन पे अभी जिनके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि अभी बिल्कुल कगार पे हैं खत्म होने के, जैसे ब्लैक बग है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। रेयर स्पीसीज जो है, बहुत रेयर स्पीसीज मतलब जो रेयर होती हैं, जो कभी कभी ही दिखती हैं, जिनका नंबर ऑलरेडी कम है। द स्पीसीज विच आर स्मॉल इन नंबर एंड इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्शन के कगार पे, नंबर भी कम है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो एक्सटिंक्शन के कगार पे बैठ जाएंगे। ब्राउन बियर है, जैसे एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है, ये सारी चीजें। उसके बाद जो है यहाँ पर एक्सटिंक्शन स्पीसीज जो है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है, एक्सटिंक्ट मतलब कि जो अब खत्म हो गई है। जैसे अगर हम बात करें डोडो, डोडो एक बर्ड था, डोडो एक पक्षी था जो कि अब खत्म हो चुका है। एशियाटिक चीता, पिन हेड डक और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है शायद जो हमारी नॉलेज में भी नहीं है और जो हमारे ही कारण खत्म हो चुकी है। फ्लोरा, फ्लोरा क्या करता है? फ्लोरा मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर एरिया, सॉरी, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो प्लांट पॉपुलेशन है, ठीक है, refers to a plant population, natural vegetation cover consisting of forest, grassland, shrubs। मतलब कि उस किसी एरिया के जो फॉरेस्ट है, श्रब्स है, ग्रासलैंड्स है, वो उस जो प्लांट्स हैं, यानी टोटल लगे जो प्लांट्स स्पीसीज है उसको हम फ्लोरा में काउंट करते हैं, और जो एनिमल पॉपुलेशन है उसको हम फोना में काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर जो, चूंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन को मैंने यही इंक्लूड कर लिया है। जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, इनको कौन ओन करती है? गवर्नमेंट ऑन करती है, और यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाता। दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड एरिया दैट डू नॉट अलाउ द हंटिंग एंड पोचिंग, यानी कि यहाँ पर लीगली इलीगली किसी भी तरीके का शिकार नहीं किया जाता।
रिजर्व फॉरेस्ट आर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, यानी जो ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं जो हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इज इंडिया डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो टोटल फॉरेस्ट है उसका मोर देन हाफ जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के फॉर्म में जो है घोषित कर दिया है। उसके बाद है दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज, ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत मोस्ट वैल्यूएबल जो है एसेट है हमारे देश का, हमारे जो है हमारे इकोसिस्टम का। ठीक है, जो है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, इसमें जो है इन पर्टिकुलर एरियाज में रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की। ये जो होते हैं ये भी गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है मेंटेन किए जाते हैं। लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट द वुड एंड फॉर ग्रेजिंग द कैटल, और यहाँ पर जो है लोकल लोगों को अलाउ किया जाता है, ठीक है, कि आप अपना जो जहाँ वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन वो अपना वुड कलेक्ट करना और अपना एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड, तो मोर देन हाफ तो अपन ने जो है रिजर्व में डाला है और हाफ और 1/3 जो है वो इसमें प्रोटेक्टेड में डाला है। दिस फॉरेस्ट लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर फर्दर डिप्लेशन, और ये जो है अब इसमें कोई अदर डिप्लेशन हो इससे से इसको बचाया जाता है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इसके अंदर जो आप फॉरेस्ट देखोगे वो है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यहाँ पर देखा जाएगा। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लासिड फॉरेस्ट जो है, जो कि ना तो रिजर्व है ना प्रोटेक्टेड है, दे आर टर्म्ड एज अनक्लासिड फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड में बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो ये जो गवर्नमेंट, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू भी मेंटेन किए जा सकते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या पर्टिकुलर कम्युनिटीज के थ्रू भी मेंटेन किए जा सकते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर, और ये फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं आपको, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको इंडिया के देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा गुजरात वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड, अब जो है जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको हम परमानेंट फॉरेस्ट का दर्जा देते हैं। परमानेंट फॉरेस्ट का दर्जा रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को दिया जाता है। मध्य प्रदेश जो है हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट, और ये जो परमानेंट मतलब कि जिसमें दोनों इंक्लूड है, रिजर्व इंक्लूड है एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है इसके पास जो है टोटल फॉरेस्ट का 75% जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है। अब ये सब तो है, अब हम बात कर लेते, ये सब जो हमारे जंगलों को काटा जा रहा है यहाँ पर, ये जो जंगलों को काटा जा रहा है, ये वाली स्लाइड थोड़ी सी पहले आ गई मेरे ख्याल से, रुक जाओ एक सेकंड है। हाँ, पहले हम ये बात कर लेते हैं, सॉरी वो स्लाइड मेरी पहले लग गई बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो डाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, या ये हम बोलें कि लार्ज स्केल पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है इंडिया में। क्यों हुआ, किस तरह से हुआ और क्या क्या उसके इम्पैक्ट हुए और कैसे हम डिफोरेस्टेशन से हटकर हम एफोरेस्टेशन पे आएंगे, वो हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे देश में हुआ, जो ब्रिटिश लॉस हमारे देश में हुआ वो कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे देश से जो हमारा जो डाइवर्स एरिया था, हमारे जो खजाने थे वाइल्ड लाइफ के, वो भर भर के जंगलों को काट काट के लेके जाते थे। दिस लॉस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन इन द वेरियस सेक्टर, और यहाँ पर इसके अलावा जो कॉलोनियल पीरियड में तो हुआ ही, इसके अलावा कई सारे ऐसे सेक्टर थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे एग्रीकल्चर, रेलवे, कमर्शियल एक्सपांशन, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज, ये कहीं ना कहीं ये जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की। द एग्रीकल्चर एक्सपांशन वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो एग्रीकल्चर एक्सपांशन जरूरी था, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसके साथ साथ जो है वो जरूरी था, लोगों को जो है, नहीं तो लोगों को खाना कहाँ से उपलब्ध करवाएंगे, लोगों के लिए जो है फसलें उगाना जरूरी था, इसीलिए क्या किया गया था, इस पॉपुलेशन की फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए कई सारे ऐसे फॉरेस्ट के एरियाज काट दिए गए। एक सर्वे के अनुसार 1950 टू 1980 में करीब 1980 तक आते आते करीब 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का एरिया क्लियर कर दिया गया और उसे एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया गया। शिफ्टिंग, इसके अलावा जो कुछ जो लोग होते हैं, कुछ ट्राइबल लोग जो होते हैं, जो जूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो करते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया कट कर लेते हैं और वहां पर खेती करते हैं, और थोड़े स्लश एंड बर्न फॉर कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया काट देते हैं, उसको जला देते हैं और वहां पर खेती करते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद आगे बढ़ जाते हैं और उतने पार्ट को छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होती है, जमीन खाली पड़ी रहती है, तो वो खराब होती जाती है।
तो ये जो शिफ्ट कल्टीवेशन है या ज़ूम कल्टीवेशन है, कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है हमारे फॉरेस्ट लैंड को। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई वैली प्रोजेक्ट चल रहा है, या उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से 40,000 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है, वो कहीं न कहीं खत्म किया गया, जिसपे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व थी। इसके अलावा जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, माइनर एक्टिविटीज़ जो हैं, उसमें क्या किया जाता है कि जो फॉरेस्ट है, उनको कट किया जाता है और वेरियस मिनरल्स को जो है एक्सट्रैक्ट एक्सेस, वो मतलब माइनिंग वाले क्या चाहते हैं कि भई हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल लें, ठीक है? जिसकी वजह से जो सॉइल क्वालिटी है, वो भी खत्म हो रही है, खराब हो रही है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट वगैरह जो हैं, वो हमारे वाइल्ड लाइफ, नेचुरल हैबिटेट इनको खत्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, फॉरेस्ट का तो लॉस हो ही रहा है, फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, तो वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं लोगों के। तो जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय ऑनगोइंग द डोलोमाइट माइनिंग। जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट की माइनिंग में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल को, उसको एक उसके एग्जिस्टेंस को खतरा, उस पर उसके एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान आ गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कंटिन्यू माइनिंग कर रहे हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग की वजह से क्या हो जाता है कि वहां पर जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा जो ये जो माइनिंग वाली जगहों पे होती है ना, तो ये सब क्या करते हैं कि जो माइग्रेशन रूट्स हैं अदर एनिमल्स के, मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो उस एरिया में नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स वगैरह जो इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जो होते हैं, बड़े-बड़े झुंडों में चलते हैं, वहां पर कहीं न कहीं उन चीज़ों को भी डिस्टर्ब होता है। तो कहीं न कहीं ये सारी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोड्यूस करती हैं। ओवरग्रेजिंग एंड वुड कलेक्शन फॉर द फ्यूल आर सिग्निफिकेंट रीज़न बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। तो जो ओवरग्रेजिंग है या ओवर फुड वुड कलेक्शन है, उसकी वजह से जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। इसके अलावा अदर जो रीज़न्स हैं, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वही जंगलों को काट देना, हंटिंग है, पोचिंग है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, वही ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि आप ओवर यूज़ कर रहे हो, चाहे वुड के लिए, चाहे माइनिंग के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए। इसके अलावा इन चीज़ों से हो क्या रहा है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फॉरेस्ट फायर, ये भी एक बहुत जो है, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है डिज़ास्टर होता है। बायोलॉजिकल लॉस कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर कोई हमारा आसपास बायोलॉजिकल लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस है। वहाँ के आसपास के ट्राइबल लोग, आसपास का जो हमारा जो ट्राइबल लोग हैं, जो हमारे कल्चर को संभाले हुए हैं वहाँ के, वो कहीं ना कहीं वो चीजें उस गड़बड़ाती हैं। सच लॉसेस ऑफ इंक्रीजिंगली marginalized many indigenous community who directly depend on the various component of the forest, wildlife, food, drink, medicine, culture and spirituality। यानी कि वो लोग जो मार्जिनलाइज लोग हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो पूरी उनकी दिनचर्या, पूरा उनका लाइवलीहुड जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये डिफॉरेस्टेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट जो है वो, ठीक है, एनिमल्स पे तो हो ही रहा है। हम कह रहे हैं कि हाँ, एनिमल्स पे तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग भी जो है, ह्यूमन लोग खुश नहीं है इससे। और जो है वुमन जैसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो है औरतों पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैमिली की बेसिक नीड्स को देखना, मतलब कि खाना बनाना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा खाना किस पे बनाएँगी? वो चूल्हे पे बनाती हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रही हैं। तो उसके लिए वुड कलेक्शन के लिए वो वुड कहाँ से कलेक्ट करती हैं? फॉरेस्ट से करती हैं। इसके अलावा जो बकरियाँ, जो छोटे-मोटे जानवर वो लोग पालते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, तो उनके लिए फूड कहाँ से लाएँगे? वो लोग जंगलों में छोड़ देते हैं। इसके अलावा वाटर भरने के लिए, तो वो अगर जंगल होगा, अगर बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, तो उनको वाटर बॉडीज़ यानी कि लेक वगैरह या रिवर वगैरह भी ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा हो रहा है कि चूँकि इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उनको कई बार 10-10 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होने लगे हैं। और वो ना तो अपने घर को देख पा रही है, ना अपने बच्चों को देख पा रही है, तो कहीं न कहीं ये उनके सोशल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो है, ये कंज़र्वेशन ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले हम जो है इसकी जो हम एक स्लाइड छोड़ आए हैं कि अब इन चीज़ों को, ये तो है डिफ़ॉरेस्टेशन, है ना? डिफ़ॉरेस्टेशन मतलब होता है बेटा, डिफ़ॉरेस्टेशन जो होता है, वो होता है पेड़ काटना। और एफ़ॉरेस्टेशन क्या होता है? एफ़ॉरेस्टेशन होता है, एफ़ॉरेस्टेशन होता है यहाँ पर पेड़ लगाना।
तो यहाँ पर अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इट प्लेज ए मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। इट मॉडिफाइज लोकल क्लाइमेट, ये हमारे लोकल क्लाइमेट यानी कि अगर ये देखिएगा कि जहाँ आसपास पौधे लगे हों, पेड़ लगे हों, तो वहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 1-2 डिग्री डाउन जाता है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। इसके अलावा हमारा एयर, हमारे टेम्परेचर की क्वालिटी, हमारे एयर की क्वालिटी, हमारे विंड फोर्सेस जो है एक्सेस में जो सॉइल इरोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है रुके रहते हैं। इसके अलावा जो सॉइल इरोजन है, जैसे वही मैंने कहा आपको कि सॉइल क्वालिटी, जो विंड फोर्स है, विंड फोर्स क्या करेगा, सॉइल इरोजन करता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सपोर्ट द सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजर्वेशन है ये हमारे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी चीजों के लिए। इसके अलावा जो कंजर्वेशन है ये हमारी जेनेटिकल डाइवर्सिटी, मतलब कि जितना भी जीन है यानी कि जितनी भी वैरायटीज हैं उनको जो है प्रिजर्व करता है। इसके अलावा एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को ब्रीड करने का एक पर्टिकुलर स्पेस देता है। इसके अलावा जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं वो भी मेंटेन होती हैं हमारी एक्वेटिक डाइवर्सिटी में। इसका इसीलिए जो है पेड़ लगाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब हमने इम्पैक्ट पढ़ लिया था, अब हम कंजर्वेशन की बात करेंगे कि हम जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट हैज बिकम एसेंशियल। इससे हमारा वाटर, एयर एंड सॉइल की क्वालिटी बहुत सुधरती है। हम ये बात करें, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिकल डाइवर्सिटी। 1960 से जो है इन 1960 and 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। और 1960 to 1970 के आसपास बहुत ज्यादा डिमांड उठी कि भाई हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की इनिशिएशन से लाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है उसने एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1972 में। इसमें इंडिया ने प्रोटेक्टेड स्पीसीज को लिस्टेड किया। इसके अलावा जो है जो पॉपुलेशन जो कि इंडेंजर्ड है उनके लिए बिल्कुल हंटिंग बैन करवाई गई, उसको हंटिंग को बिल्कुल इलीगल कहा और बोला गया कि इनका अगर आप करोगे या इनकी हंटिंग या पोचिंग करोगे तो आपको जो है ये सजा का जो है उन्होंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशन की मेंटेन किए। इसके अलावा जो है लीगल प्रोटेक्शन दिए गए पर्टिकुलर हैबिटेट्स के लिए जो कि वाइल्ड लाइफ की के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने किए। इसके अलावा सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अभी अपन देखेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, ये सब गवर्नमेंट ने मिलकर एस्टेब्लिश किए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। The conservation projects are now focusing how to increase the biodiversity, which include various conservation measures। तो इस तरह के अलग अलग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाए गए ताकि जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो है मेंटेन हो। अब यहाँ पर जो है टू एग्जीक्यूट द सेम प्लान द वाइल्ड लाइफ एक्ट इन 1980 1986 एट द सेवरल थाउजेंड बटरफ्लाई। और इसी एक्ट के तहत 1980 और 1986 में, इस एक्ट में जो कि 1972 में पास किया गया, इसमें बहुत सारे बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, ये सब इस प्रोटेक्टेड लिस्ट में इंक्लूड किए गए। इसके अलावा 1991 में जो है प्लांट्स को भी जो है लिस्टेड किया गया कि भाई प्लांट्स को भी प्रोटेक्शन जरूरी है, अकेले वाइल्ड लाइफ कोई जरूरी नहीं है। तो टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब कि प्लांट स्पीसीज और फोना मतलब कि एनिमल स्पीसीज। ठीक है, तो जो है फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री, द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश मैनी नेशनल पार्क्स। ये जो है बहुत सारे नेशनल पार्क्स जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए। इसके अलावा जो है जो बिल्कुल कगार पे है एक्सटिंक्शन होने के, जिसमें टाइगर है, ओवर वन हॉर्न राइनोसेरोस है, कश्मीर स्टैग है, इसके अलावा 3 टाइप क्रोकोडाइल्स हैं। इनको जो है यहाँ पर जो है इन्होंने ये कहा है कि ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज है और इनकी हंटिंग पे बैन होना चाहिए, और बैन, और जो है अगर जो करेगा तो उसको पर्टिकुलर सजा मिलेगी। मोस्ट द इंडियन एलिफेंट, बक, चिंकारा, इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, इनको जो है लीगल प्रोटेक्शंस दिए गए थ्रू आउट द इंडिया, ताकि जो है इनकी जो स्पीसीज है वो बची रहे। इसके अलावा जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट देखे गए टाइमली, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये हमें इनिशिएशन देते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इनको बचाना है। चिपको मूवमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज ने गवर्नमेंट के साथ मिलके या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी जाके इन्होंने प्रोटेक्शन दिया कि नहीं, हम फॉरेस्ट को नहीं कटने देंगे, जिसमें इन विलेजेस की बहुत ज्यादा भूमिका रही। ठीक है,
उसके बाद जो है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स के डिफरेंस के बारे में। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, इसमें आपके जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि वो जहां रह रहे हैं उसी एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर हंटिंग जो है प्रोहिबिटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, ये इसमें बायोडाइवर्सिटीज को कंजर्व किया जाता है। क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो अभी अपन बताएंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अंदर हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपका नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर हम जो है बर्ड्स को, एक सेकेंड है ना, ये मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है नेक्स्ट इसमें। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसमें आपके एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, इनको इंक्लूड किया गया है। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर एरिया को प्रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स में एनिमल्स, प्लांट्स, इसके अलावा जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो उस एरिया के अंदर आ रहे हैं, उसको भी यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों के थ्रू जो है मेंटेन किया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाता है, नेशनल पार्क भी गवर्नमेंट के थ्रू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ पर्टिकुलर जोन नहीं होता, ऐसे ही नेशनल पार्क में भी कोई जोन एरिया नहीं होता, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स में 3 जोन होते हैं यहाँ पर, सॉरी 2 जोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन एंड एक बफर, सॉरी 3 जोन होते हैं, ट्रांजिशन, बफर एंड कोर जोन। तो कोर जोन जो होता है, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया है ना। इसके अलावा जो है, ये आपके वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, यहाँ पर फ्री रेगुलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स की सॉरी जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, वो केवल पर्टिकुलर एनिमल्स, पर्टिकुलर काम के लिए उनको अलाउ किया जाता है, जैसे ग्रेजिंग है, कुछ पर्टिकुलर कल्टीवेशन के लिए उनको अलाउ किया जाता है। यहाँ पर मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो कोर जोन है उसमें कुछ भी अलाउ नहीं किया जाता। जो नेशनल पार्क्स हैं, ये नेशनल पार्क्स हैं, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो ये नेशनल पार्क्स हैं, ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना, और ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व है। और नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। बट द एरियाज आर ओपन टू पब्लिक फॉर रिक्रिएशनल पर्पस सच एज द, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ पर्टिकुलर जगहों पर, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जैसे हाइकिंग है, कैंपिंग है, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग है, सफारीज वगैरह में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी परमिशन ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे आपका पचमढ़ी है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे आपका केरला का जो है चिन्नार वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने बात की थी, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि 1972 में यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। इसका एम था कि जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड स्पीसीज का, वो प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा इसमें जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उनकी लिस्ट इंक्लूड की गई। इसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनके हंटिंग और उनके पोचिंग या उनके ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रोहिबिटेड किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है 1980 से 1980 या 1986 में यहाँ पर जो है आपका 100 सॉरी कुछ बटरफ्लाईज, इसके अलावा मॉथ्स, इसके अलावा 1 ड्रैगन जो है ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज को यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्पीसीज का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किया गया। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, वन हॉर्न राइनोसेरोस, कश्मीर स्टैग, और उसके बाद क्रोकोडाइल जो है 3 टाइप्स ऑफ द क्रोकोडाइल, एशियाटिक लॉइन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक चिंकारा, इंडियन जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके अलावा स्नो लेपर्ड, इनके लिए, इनको बचाने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है चलाए गए। टाइगर का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जो कि जो है जिसको इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया। In 1973, the authorities realized that the tiger population has dwindled to the 1827 is an estimated
55,000, मतलब कि ये 55,000 से घट के ये है 1827 पे आ गई। उसका मेन कारण क्या था? पोचिंग होती थी, वही इलीगल इनकी हंटिंग की जाती थी, इनके हैबिटेट्स सिकुड़ते जा रहे थे, श्रिंकिंग हैबिटेट, मतलब कि ये जंगलों में रहते हैं और जंगल खत्म कर रहे थे। इसके अलावा जो इनके डिप्लीशन ऑफ प्रे, मतलब कि ये जिनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि जो आपके भाई टाइगर किसको खाएगा? जो है जो आपके वेज रहता है ना, आपके जो नॉन सॉरी जो आप भी, टाइगर किसका शिकार करेगा? टाइगर आप या तो डियर का शिकार करेगा, है ना? तो टाइगर जैसे जो डियर खत्म होते जा रहे हैं, है ना? तो ये जो मतलब बहुत सारे जो टाइगर जिन पे डिपेंडेंट है वो खत्म होते जा रहे हैं। उनके जो प्रे के तरीके, मतलब जो उनके शिकार करने वाले एनिमल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, तो हम उनके जगहों पे जा के हम अपने घर बना रहे हैं। द ट्रेडिंग जो टाइगर स्किन है और उनकी जो बोन है, उससे ऐसा माना जाता है कि उनके बोन से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती है, तो उनको मार के उनकी बोन निकाल के उनके बोन के चूरे बेचते हैं। तो मतलब बताइए अब किस हद तक का पागलपन है। इसके अलावा जो एशियन कंट्रीज हैं, वो तो अब बिल्कुल जो एशियन कंट्रीज में अभी टाइगर की पॉपुलेशन देखी जाए तो ये बिल्कुल ही जो है एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी हुई है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड द हैबिटेट टू अबाउट 2/3 फॉर द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया और नेपाल दोनों की गवर्नमेंट ने मिलके जो है कहीं ना कहीं जो हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए गए। इसके अलावा टाइगर की पोचिंग वगैरह को, ट्रेडिंग को बिल्कुल इलीगल बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वाज वन publicized wildlife campaign was launched in 1973 to conserve the existing tiger population। तो 1973 में इसको लॉन्च किया गया और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, ताकि जो है टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन तो हो, बढ़े ना, कम से कम मेंटेन तो हो। तो इसके अलावा बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, इसके अलावा सरिस्का वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। इसमें जो है पर्टिकुलरली टाइगर के प्रोजेक्ट को कंसर्न दिखाया गया। अब जो कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज जो है हमारी बहुत ज्यादा जो है कुछ पर्टिकुलर जो कम्युनिटीज होती हैं, जैसे वैष्णव कम्युनिटीज वगैरह जो होती हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो कम्युनिटीज कहीं ना कहीं हमारे जो वाइल्ड लाइफ से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहती है। इनको गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है इसके लिए, ऐसा नहीं कि इनको पैसा मिल रहा है, कुछ है भाई, नेताओं को तो पैसा भी मिल जाता है, लेकिन जो है इनको कुछ पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक इनका एक एंथुजिया, एक अंदर का एक वो है कि भाई हमें ये हम हमारा सब कुछ जो है वो वाइल्ड लाइफ को समर्पित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की कम्युनिटीज ने कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम किए। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, उसका जो है विलेजेस हैव फाउट अगेंस्ट द माइनिंग, यहाँ पर जो माइनिंग है उसके अगेंस्ट में लोग लड़े बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इन्होंने कहा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते। इन मैनी एरियाज विलेजेस देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लिटिंग रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और इन्होंने गवर्नमेंट से मना कर दिया कि हमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हम यहाँ पर कुछ भी कटने नहीं देंगे, कुछ भी बनने नहीं देंगे। इसके अलावा अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी हमें ये देखने को मिला, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट। और जो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है उसको भैरवदेव धाकव सेंचुरी सोनचुरी डिक्लेयर किया गया। और वहां पर जो रूल्स रेगुलेशन है वो विलेजेस ने खुद सेट किए, और ना तो वो हंटिंग अलाउ करने देते हैं, और जो है कहीं ना कहीं पूरे वाइल्ड लाइफ को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो कुछ कम्युनिटीज हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, जैसे बीज बचाओ आंदोलन, हमें तहरी जो उत्तरांचल का जो एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमें देखने को मिला। ये लेट 1980s में शुरू हुआ, डिस्ट्रिक्ट तहरी, और विलेज था जादर गांव। और यहाँ पर जो है जो विजय विजय जरदारी जो थे, उन्होंने इसके एक्टिविस्ट थे, और उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया लोकल फार्मर्स के साथ मिलके। और इन्होंने कहा कि जो लोकल वैरायटीज हैं, लोकल स्पीसीज हैं, उनके बीज हमें बचाए रखने हैं। क्यों? ताकि हमारे पास, वो ये कहते थे कि हमारे पास हमारे सराउंडिंग में, हमारे हिमालय वाले रीजन में इतनी अच्छी स्पीसीज है जिन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत है ही नहीं। हिमालय फुटेल टू कलेक्ट द कंजर्व एंड सम 350 वेराइटीज ऑफ राइस। इन्होंने कहा कि भाई उस जगह पे 350 वेराइटीज है राइस की। इसके अलावा 220 वेराइटीज है किडनी बीन्स की। तो ये जो है एज वेल एज अ लेसर नंबर ऑफ व्हीट बार्ले काउपी लेंटिल एंड वेराइटीज। और इसी तरीके से बहुत सारी वेराइटीज हमारे गेहूं वगैरह के, जिनको प्रिजर्व करना बहुत या प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और उनके
उनमें उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि इनको हमको इनके बीज वगैरह जो है रखने हैं, और मतलब कि इनके बीजों को प्रोटेक्ट करना है। बीज बचाओ आंदोलन तहरीर नवाद देना हैज शोन द एडिक्वेट लेवल ऑफ द डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड द इकोनॉमिकली वायबल। इन्होंने कहा, इन्होंने ये बताया, मतलब इनके प्रयासों से ये प्रूव हुआ कि विद केमिकली फर्टिलाइजर्स के बिना भी हम जो है क्रॉप्स को पैदा कर सकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट वर एट रिस्क ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। और इन्होंने कई सारी ऐसी स्पीसीज को बचाया जो कि बिल्कुल कगार पे थी एक्सटिंक्ट होने के। द इफेक्ट ऑफ केमिकल, और ये क्यों कगार पे थी, क्योंकि केमिकल पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि केमिकल्स पे आप केमिकल छिड़कते जा रहे हो, एंड में खत्म होता जा रहा है। इवन द लैंड वाज एग्जॉस्टेड इज क्वालिटी, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड। और जो है लैंड की क्वालिटी जो है वो जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। तो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक किया इस बारे में। मिस्टर विजय स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द ओल्ड एज प्रैक्टिसेस बारंजा। इन्होंने जो है कुछ पर्टिकुलर ओल्ड प्रैक्टिसेस होती है जो कि जिसकी वजह से जो है 12 अलग-अलग स्पीसीज जो हैं इन्होंने डेवलप की। एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस है जिसका नाम है बरानाजा, बरानाजा या बरानाजा जो भी आप बोलना चाहें। इस स्पीसीज में जो है कहीं ना ये जो प्रैक्टिस है इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता, और इस पर्टिकुलर जो तकनीक है इसके थ्रू हम अलग-अलग स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं। इसके के अंदर मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग को इंक्लूड किया जाता है। दिस नॉट ओनली हेल्प इन रिवाइविंग द ओल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज बट आल्सो प्रिवेंट द एग्जॉस्शन ऑफ द ऑल मिनरल्स इन द सॉइल। और इस तकनीक के सहायता से हम जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको भी रिवाइव कर सकते हैं, मतलब उनको भी बचा सकते हैं। इसके अलावा जो सॉइल जो खत्म हो रही है एक्सेस केमिकल की वजह से, उसको भी हम बचा सकते हैं। इसके अलावा चिपको मूवमेंट देखा गया, सुंदरलाल बहुगुणा जो है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। द मूवमेंट वाज एम्ड एट स्टॉपिंग द, मतलब कि क्या किया गया जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू, जो है गवर्नमेंट ही कट कर रही थी फॉरेस्ट को कमर्शियल पर्पस के लिए जो है ट्रीज को कट कर रही थी। लेकिन ये जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट था, और विलेजर्स ने क्या किया कि जब वो ठेकेदार या जो भी कॉन्ट्रैक्टर था जब वो पहुंचा तो कट करने के लिए ट्रीज को, तो उन्होंने हक कर लिया। ठीक है। चिपको आंदोलन बिगिन इन 1970। चिपको आंदोलन जो था 1970 के आसपास जो है शुरू हुआ उत्तराखंड में, और फिर बाद में उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पे भी फैला। एंड द इन्वेंट टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड एज टू द फ्यूचर एनवायरमेंट मूवमेंट्स। और कहीं ना कहीं ये जो है एज ए फ्यूचर जनरेशन के सेव करने के लिए ये पूरी जगह दुनिया के हर जगह ये मूवमेंट फैला। इट स्टार्टेड विद द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, और वुमेन ऑफ द विलेज रीच्ड एंड हग द ट्रीज टू द वर्कर्स फ्रॉम द कटिंग द ट्री। दिस लीड टू द कॉन्ट्रैक्टर टू विड्रॉ। फाइनली कॉन्ट्रैक्टर जो था उसको विड्रॉ करना पड़ा। द मूवमेंट अचीव्ड अ विक्ट्री, और इस मूवमेंट को विक्ट्री मिली। जो है the famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas, but also shown that the community afforestation with indigenous species can be enormously successful. और ये जो movement था इसमें कहीं ना कहीं जो डिफोरेस्टेशन से कई एरियाज को बचाया भी सही, और जो है एफोरेस्टेशन के साथ साथ एफोरेस्टेशन भी डेवलप किया बहुत सक्सेसफुली, जो है पर्टिकुलर एरियाज में जो है एफोरेस्टेशन भी डेवलप किया। अब यहाँ पर जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इन द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके, मतलब गवर्नमेंट खुद लोकल कम्युनिटी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप बताइए, और आप इस पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा समझते हैं और कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। तो गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड। और कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के प्रोग्राम थे, ये जो इस तरह के प्रोग्राम है, ये कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाते हैं, और जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रिस्टोर, मतलब कि उसको जो सॉइल डिग्रेड हो रही है उसको रिस्टोर करते हैं, या जो प्लांट जो एनिमल जो वाइल्ड लाइफ डिग्रेड हो रहे हैं उनको रिस्टोर कर रहे हैं। द प्रोग्राम ये प्रोग्राम सबसे पहले उड़ीसा में 1988 में शुरू किया गया। फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल क्या है इसका, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेजमेंट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और यहाँ पर क्या है कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और यानी कि जो सारी जो पॉलिसीज हैं वो लोकल मैनेजमेंट बनाता है, और एंड दैट अंडरटेक द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके पर्टिकुलर जो है कुछ पॉलिसीज बनाता है, और कहीं ना कहीं वो जो ऐसे एरियाज हैं जो डिग्रेड हो गए उनको रिस्टोर करता है।
और इसके बिहाफ पे द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। और इसके बिहाफ पे उन पर्टिकुलर जो लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती है उनको कुछ हिस्सेदारी यानी कि जो है वो कुछ अपने कैटल्स को ग्रेज करवाने के लिए वहां ले जा सकते हैं, यानी कि वो फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाते हुए वहां पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि जो है ये जो सेक्रेड ग्रुप्स है वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब कि जो ये कह सकते हैं कि जो हमारे पेड़ों का जो झुंड है वो किस तरीके से, या ये हम सेक्रेड ग्रुप्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सीधी सी बात है कि हमने हमारी संस्कृति ने कैसे जो आप ये देखिए कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको कैसे हमारी संस्कृति ने हमारे जीने के तरीके से जोड़ा है। Nature worship is an old tribal belief based on the premises that all creation of nature have been protected. Such beliefs have the preserved several virgin forests in the pristine form called the sacred groves। यानी कि ये जो beliefs हैं, ये जो forest वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो कह सकते हैं हमारे culture है, हमारी ये कह सकते हैं कि हमारे संस्कृति को आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको हम एक पवित्र कह सकते हैं कि हम इन जो है देवी देवताओं का दर्जा देते हैं। These patches of the forest and the parts of the large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। तो कुछ जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, देख लो कि भाई हम जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो उनको कुछ पर्टिकुलर एरियाज है फॉरेस्ट को वहां पे किसी को जाने नहीं देती हैं कि भाई ये हमारे यहाँ हमारे भगवान रहते हैं। Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर ट्रीज से हमारे जो है भावनाएं जो है जुड़ी हुई हैं, ये जो है तो वो, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, जैसे यहाँ पर जैसे आप कहा हम ये कहें कि जो मुंडास और सांथल हैं छोटा नागपुर में, वो वर्शिप करते हैं महुआ की। मतलब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये बता रहे हैं कि कैसे हम जो पेड़ हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, उसको हमने पवित्र बना के उसको देवी देवताओं का दर्जा देके हमने उसके प्रोटेक्शन को एक इनिशिएशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुंडास और संथाल है छोटा नागपुर में, वहां पर महुआ की जो है वर्शिप की जाती है, जिसका नाम है बेसिया लेटिफोलिया एंड कदम्बा, जो है इस ट्रीज की पूजा की जाती है। एंड द ट्राइबल्स ऑफ द उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टेमरिन। और जो उड़ीसा के और जो बिहार के लोग हैं वो इमली, टेमरिन मतलब इमली और मैंगो, इसको जो है बांधते हैं पेड़ों में। हमारे घरों में भी जैसे अगर आपको पता हो कि अगर कोई अच्छा पूजा वगैरह होती है तो आम के पत्ते बांधे जाते हैं, ठीक है, केले के पत्ते लगाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको हमने बहुत पवित्रता का दर्जा दिया है कि इनको लगाना शुभ जो है संकेत है। To many as people and the banyan tree was considered as sacred। और कहीं ना कहीं हम जो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इनको हम क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। Indian society comprises the several culture, each of its with its own set of the traditional method for conserving nature and its creation। तो ये जैसे तुलसी का पौधा है, बरगद है, पीपल है, नीम है, कड़ी मीठा नीम है ना, जो है कि आप देखिएगा ये कुछ पर्टिकुलर पौधे हैं जो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं हमें। तो कहीं ना कहीं क्या किया कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको हमारे रूटीन में डाल दिया ताकि हम इनको पूजें और इनकी जो बेनिफिट्स हैं उसको हम रिसीव करें और इनको काटने में हमें संकोच हो। ठीक है, तो ये जो है सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। और ये जो क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखती हैं। वी विल फाइंड द ट्रूप्स ऑफ मकाउज एंड लंगूज एंड मैनी टेम्पल्स दे वर फीड डेली। और हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मंदिर है जहां पर जो है बंदर और लंगूर वगैरह बैठे रहते हैं और कई लोग उनको सिर्फ खाना देने के लिए आते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको भगवान का रूप माना जाता है। In and around Bishnoi villages in the Rajasthan, herd of the blackbuck, chinkara, nilgai, and the peacock can be seen in the integral part of the community and nobody harmed them। तो कई सारी जो विश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान की, खासतौर से विश्नोई कम्युनिटी जो है, बिल्कुल मैं नाम लेना चाहूंगी क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये जो है वाइल्ड लाइफ, हमारे फॉरेस्ट लाइफ, इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और वास्तव में विश्नोई समाज को हेड्स ऑफ है। और जो है ये कहीं न कहीं इस तरह की कम्युनिटी है, इसने जो है कुछ पर्टिकुलर जो उनके एरियाज़ है उसमें ब्लैक बग यानी चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, इनको जो है उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनाए गए हैं और माने गए हैं और उनके रहते हुए वो यही कहते हैं कि हमारे रहते हुए उनको कोई हार्म नहीं कर सका। तो ये फाइनल हमारा चैप्टर था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।